मोदी जी को कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद मारने के इरादे से संसद में उनके पास जा रही थी। अपने प्रधानमंत्री को क्यों मारेगा? आपका नाम आते ही ना ऐसा लगता है कि बस अब तो बवाल होने वाला है। लोगों के दिलों में स्थान ना बना पाई तो इस तरह का प्रचार। अजय चौटाला वर्सेस अभय चौटाला, कौन चौधरी देवीलाल की आइडियोलॉजीज के साथ आगे बढ़ रहा है? आदमी की माया, वृक्ष की छाया, जैसे वो जाता है वृक्ष कट जाता है तो छाया खत्म हो जाती है। आपकी सरकार थी तो कैसे नौकरी लगती थी? हमारी सरकार में स्पष्ट था, मेरिट सी पेवर। और सीएम ने 3200 करने की घोषणा की और अभी लेटर भी आ गया है कि भाई अब जब मैं देंगे तो नवंबर से ही जो एरियर है हम वो भी देंगे। मजबूरी में, क्योंकि बगावत होगी बड़ी भयंकर प्रदेश में। हरियाणा का बजट आने वाला है, कुछ उम्मीद है हरियाणा के लोगों को कुछ देगी सरकार? मेरे हिसाब से तो तनख्वाह, पेंशन, ब्याज यही पूरा हो पाएगा इनको कुछ। हमने सबसे सुझाव मांगे लेकिन आप लोग सुझाव देने आते ही नहीं। पहली बात तो है कि मुख्यमंत्री जी भी अर्थशास्त्री नहीं है, ना मैं अर्थशास्त्री, ना मन मेरा बजट के ऊपर बने से ना मुख्यमंत्री। लोगों को तो राहत दे रहे हैं। नहीं, कोई राहत नहीं लोगों को। बीजेपी को फायदा तो हुआ ना हरियाणा में एक्सप्रेसवे बनने से। अरे बीजेपी ने कहाँ बनाए? सारे हमारे बनाए हुए हैं, सारे प्रपोज्ड हमारे थे, अभी तो नया तो को बनाया नहीं। आप लोगों को मलाल है कि भाई 2024 में थोड़ा जोर और लगा देते तो शायद सरकार आ जाती। लोगों ने तो जोर लगाया ठगी करके सरकार के साथ। आप लोग नारी का अपमान करते हैं, आप लोगों पे ये आरोप लगता है। कांग्रेस पार्टी एक संस्कारी पार्टी है। देखो 5 ये उंगलियां हैं, कहते हैं मिल जाए तो मुट्ठी बनती है ना। और 5 ही सांसद है कांग्रेस के, तो 5 सांसद एक साथ दिखाई क्यों नहीं देते? देखिए क्यों नहीं, कल हाउस में सारा दिन थे ना, आज भी थे। आपके पीछे ही फोटो लगी, सिर्फ 4 ही है इसमें, नहीं 5वां दिखाई नहीं दे रहे सांसद। हमने तो एक ही बात है, INLD आप लोगों को कहती है कि आप भाई बीजेपी की बी टीम है और हुड्डा साहब का रिमोट जो है ना वो बीजेपी के पास है। वो तो ये आरोप लगाते हैं चौटाला साहब को जेल भेजने वाले आप लोग। हमारा उसमें क्या लेना देना, हुड्डा साहब का है हमारा। अब 29 की क्या तैयारी है? सरकार बना पाएंगे कि फिर जाएंगे? सरकार तो बनेगी। मोदी जी ने अभी कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। जेपी साहब बॉस कौन है आपका? बॉस के हमारे नेता तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपका बहुत बहुत स्वागत है टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता में। आज के इस शो में हमारे साथ एक बेहद खास शख्स मौजूद हैं जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और खुल के अपनी बात रखते हैं। राजनीति में एक बहुत लंबा अनुभव है और पहचान एक दबंग नेता के तौर पे। हमारे साथ कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी जी हैं। जेपी साहब बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। एक दबंग छवि है आपकी। आपका नाम आते ही ना ऐसा लगता है कि बस अब तो बवाल होने वाला है। नहीं, ये देखिए, अगर ऐसा होता तो हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं ने मुझे 6 बार चुनाव जितवाया और बहुत से ऐसे लोग जो ये कहते थे कि हमारी वजह से है, हमारी वजह से है, हमारी वजह से है, वो शायद इतनी बार ना जीत पाए व्यक्तिगत जितना जनता ने मुझे जिताया। लेकिन बहुत से लोग जो अपनी मेहनत और कार्यशाली के बल पर लोगों का दिल जीतने में असफल रह जाए, लोगों के दिलों में स्थान ना बना पाए, तो इस तरह का प्रचार करते हैं। कौन से लोगों की बात कर रहे हैं आप? बहुत पॉलिटिक्स में पता नहीं कितने लोग हैं। तो आपके ऐसे शुभ चिंतक कौन है? मेरे तो बहुत है। फहरिस्त बहुत लंबी है। नहीं, लंबी नहीं है, लेकिन कुछ परेशान लोग हैं। कुछ परेशान हैं। कौन? तो भी दूसरी पार्टियों के लोग। दूसरी पार्टी मतलब बीजेपी भी है, INLD है, जेजेपी, बीजेपी के लोग भी परेशान हैं मेरे से, क्योंकि मैं उनकी असलियत जनता को बताता हूँ। दूसरे दलों के लोग भी परेशान हैं। मतलब लेकिन आप कुछ दलों के चलो बोल रहे हैं बीजेपी वाले परेशान हैं, आप असलियत उनकी बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके बीच में आपने बहुत काम किया, जिनके साथ आपने काम किया, अब राहें अलग हैं, अलग अपनी राह पे चल रहे हैं, वो बेचारे तरस रहे हैं। आज 2 विधायक पर सिमटे हैं, पिछली बार एक ही विधायक थे। अब क्या तकलीफ, मतलब तकलीफ है कि भाई जेपी कैसे इतनी आगे जा रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? यही तकलीफ है। समय रहते समय का सदुपयोग नहीं कर पाए। हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2014 में विपक्ष के तौर पर लोक दल को भेजा था और अभय सिंह चौटाला
नेता प्रतिपक्ष बने थे, आप सबको याद है। या तो उस वक्त उन्होंने इसको संभालना चाहिए था। अब ना संभाल पाए तो मैं क्या करूं, मेरा तो कसूर नहीं है। तो दबंग छवि एक तरफ जेपी साहब की भी है, एक तरफ चौटाला साहब की भी है, और अभय चौटाला को लेके तो तमाम तरीके की बातें होती हैं। आप क्या मानते हैं, ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा उसके लिए भी कुछ नहीं है, दबंग नहीं, वबंग नहीं, ना ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो उनको एक बात मतलब करने कहते का हैं थोड़ा घमंड में रहते हैं, थोड़े बात ऐसे घमंड करते एक हैं। अलग चीज है। हुँ, देखो दोनों चीज अलग है। हुँ, घमंड अलग चीज है। हुँ, दबंग, दबंग का माना 2-3 प्रकार के दबंग। हुँ, एक तो जैसे कोई अपराधी प्रवृत्ति के हो, हुँ, वो नहीं है। वो भी हुँ, नहीं, हम भी नहीं, अपराधी प्रवृत्ति का तो मतलब। हुँ, दूसरा, बेबाक अपनी बात रखने के लिए हुँ, बिना किसी लाग लपट भेदभाव दबाव, हुँ। वो मैं करता हूं। मतलब वैसे वाले दबंग आप हैं। और अभय इस चौटाला भी ऐसे वाले ही दबंग हैं? वो तो उनको पता होगा कैसे हो, तो उनके बारे में तो मैं क्या कहूं। हुँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मेरे से तो वैसे ईर्ष्या करते हैं। पहली बात तो ये है हुँ, कि मैं स्टार्ट में चौधरी देवलाल के साथ या स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश हुँ, चौटाला के साथ राजनीति की, हुँ, तो जब उनका युग था तब मैं ठीक ठाक रहे। जब वो सिस्टम बदल गया तो हम अलग अलग हो गए। इसमें कोई खास बात नहीं। हुँ। पॉलिटिक्स में उनका परिवार के लोग अलग हो गए, मेरा क्या है भाई। हुँ, उनके परिवार के लोग अलग हो गए, हुँ। कहीं कहीं तो किसी में कमी रही कमी होगी। रही होगी। पर आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं। अभय कह रहा है अजय में खराबी, अजय कह रहे हैं अभय में खराबी। मैं कह रहा हूं वो भतीजे में कभी कि किस में, कभी किस में। उन्हीं में खराबी है ना, मेरे में तो नहीं ना। हुँ, तो क्योंकि मेरी लोकप्रियता से हुँ, ये लोग उस वक्त परेशान थे, हुँ। तो इसलिए अजूल फजूल बातबाजी तो की आपका या नाम जैसे ही आता है ज़हन में, तो सबसे पहले वो ग्रीन ब्रिगेड का टैग भी साथ में ही जुड़ता है। देखिए, ग्रीन ब्रिगेड हुँ, एक बहुत बड़ा ब्रिगेड था। हुँ, और जब 1988 में स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी फूलपुर इलाहाबाद से चुनाव लड़े हुँ, थे, लोकसभा हुँ, का, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं युवा जनता दल का हरियाणा का अध्यक्ष था, हुँ, कि भाई मैं मोटरसाइकिल से कैंपेन करूंगा। तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने मुझसे कहा कि जयप्रकाश और किसी के बस की बात नहीं है, हुँ, तो अपनी पार्टी की तरफ से, हरियाणा की तरफ से आप जाओ। तो मैं 100 मोटरसाइकिल, 200 के करीब हमारे नौजवान भाई मेरे साथी लेकर के गए थे। और वो एक हमने मेहनत की उस चुनाव में, मेहनत इस कदर की कि लोगों के जहन में ये आया कि भाई जयप्रकाश और इसके साथी मेहनती हैं। हुँ, ग्रीन ब्रिगेड ने मेहनत की तो नाम चमक गया। वीपी हुँ, सिंह जी हमारे साथ चलते हुँ। थे। तो इसमें बताओ क्या गलत था। उसके बाद अगर कहीं तो फसाद भी वहीं से ही शुरू हुआ क्या? मतलब कि ना, जेपी की पॉपुलैरिटी हाँ, सारी की सारी ग्रीन ब्रिगेड की वजह से ही जो बस निखर कर आ बस पाए हाँ, एज़ अ पॉलिटिशियन। एज ए पॉलिटिशियन हुँ, धीरे 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 स्वाभाविक है। हुँ, ये स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं ईर्ष्या से भरा हुआ है। हुँ, तो यही एक कारण था। हुँ, 1989 में जब स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वीरेंद्र सिंह से चुनाव हार गए लोकसभा का हिसार से, तो 89 में फिर मुझे टिकट दिया, तो मैं जीत जीत। गया। हुँ, क्योंकि उस वक्त वीरेंद्र सिंह भी हुँ, कांग्रेस पार्टी में ठीक स्थान पर हुँ, थे, तो मैं चुनाव जीता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव हराया हुँ, था, तो मैं जीत गया। तो स्वाभाविक है फिर मैं माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मेरे को मंत्री बना हुँ, दिया। और मंत्री बनने के बाद मेरे पास जो डिपार्टमेंट थे वो था पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। पेट्रोकेमिकल हुँ, और कम्युनिकेशन। तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। हुँ, पेट्रोकेमिकल में खाद आ जाता है, हुँ, मेडिसिन आ जाती हैं, लिक्कर आ जाती है, और पेट्रोलियम में सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कम्युनिकेशन में
उस वक्त गांव में टेलीफोन किसी ने देखा नहीं था। पहली बार पंचायतों में मैंने 1990 में हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में हरियाणा में पंचायतों को वायरलेस टेलीफोन दिए थे और गांव में गैस कनेक्शन नहीं जाते थे, म्युनिसिपल लिमिट से बाहर नहीं जाते थे। तो मैंने कहा कि हम मिनिस्टर बने हैं, मंत्री बने हैं, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो गांव में तो गैस के कनेक्शन जाने चाहिए। तो उस वक्त पहली बार हरियाणा प्रदेश में, इस देश में गांव में गैस कनेक्शन दिए, तो उस वक्त जयप्रकाश ने दिए। तो स्वाभाविक है कि जब हमने मेहनत की तो ईर्षा, जलने वाले जलते रहें, जेपी साहब आगे अपने स्टाइल से चलते रहेंगे। चौधरी देवीलाल को के साथ आपने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नज़दीकी से काम किया है और आज उनके परिवार की बात करें तो दोनों ही उनकी आइडियोलॉजीज़ की बात करते हैं। अभय चौटाला भी और अजय चौटाला उनको लेके ही आगे चल रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई में अजय चौटाला वर्सेस अभय चौटाला, कौन चौधरी देवीलाल की आइडियोलॉजीज़ के साथ आगे बढ़ रहा है या कौन उनकी तरह सोच के प्रदेश के लिए कुछ काम कर सकता है? मुझे नहीं जचती, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमारे कहावत है, आदमी की माया वृक्ष की छाया, जैसे वो जाता है वृक्ष कट जाता है तो छाया खत्म हो जाती है। इंसान का स्वर्गवास हो जाता है, उसकी माया खत्म हो जाती है। वो होते अभी अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते। ये खुद ये बताए, क्योंकि चौधरी देवीलाल तो इनकी तीसरी पीढ़ी में है। पहले तो ये बताएं कि इनके पिताजी स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश भी तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी तो चीफ मिनिस्टर रहे। तो इस तरीके से जोड़ना, फिर हम तो, मेरे पिताजी तो एक अनपढ़ थे, किसान थे, हम किसका नाम जोड़े? हम तो अपनी मेहनत करते। तो आपको लगता है शायद इसलिए कि भाई शायद कुछ वोटर जुड़ जाए देवीलाल के नाम से, शायद हमारे साथ कुछ सिंपैथी आ जाए, एम्पैथी आ जाए? ना, सिंपैथी नहीं आएगी। नहीं आएगी। अभय चौटाला तो कह रहे हैं 2029 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 9 नंबर हमारे लिए बड़ा शुभ है और अगर आ गए तो सीधा बुढ़ापा पेंशन डबल कर देंगे। कौन क्या कहता है, मैं इस चक्कर में नहीं बढ़ता। और तो समय फैसला करेगा, जनता फैसला करेगी, मेरे कहने से कुछ नहीं बनता। नहीं तो 24 में तो कांग्रेस भी सरकार बना रही थी। कांग्रेस की सरकार थी, बनी हुई थी। ये तो मनी, मशीन और मैकेनिज्म, इसने कांग्रेस की सरकार चोरी। कांग्रेस के नेताओं का कोई कसूर नहीं देख रहे जेपी साहब? क्या कसूर था? गुटबाजी ना, गुटबाजी, ये देखो, ये इंटरनल डेमोक्रेसी है कांग्रेस में, आज भी है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अब ये जो बात कह रहे हैं विद इन पार्टी प्लेटफॉर्म या बाहर, उसके ऊपर तो ये देखना है लोग, क्योंकि कांग्रेस में छोटी मोटी ग्रुप, बीजेपी में बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है आजकल। अभी ज्यादा हो गया बीजेपी में तो नाश हो लिया। उन लोगों में अंदर चलता रहता था, आप लोग तो पूरा मीडिया के सामने आके एक्सटर्नल, तो मीडिया से भी आगे चलेगी बीजेपी, मीडिया से आगे चलेगी। आपने देखा नहीं, राव इंद्रजीत जी का, नरवीर का, इसी तरीके से कृष्णपाल जी का, उनके दूसरे स्टेट मिनिस्टर का क्या हाल हो रहा है। और किस किस के मैं नाम लूं? आज चेयरमैन बना दिया मार्केट कमेटी का, कल हटा दिया। तो इस तरह की हालत आज तो बीजेपी की अभी बीजेपी में दिख रही है, अभी थोड़े कुछ टाइम से दिख रही है, लेकिन पहले तो नहीं थी। पहले चुपचाप अपना करते थे, जो भी अंदर कमरे में बात होती होगी। नई गवर्नमेंट बनी थी। ऐसा है कि सत्ता चलाना बहुत कठिन काम है, सत्ता हासिल करना तो आसान हो जाता। लेकिन तीसरे टर्म में आके सोचो, अगर गुटबाजी सामने आ रही है तो कुछ तो कंट्रोल कर रहे हैं ना पार्टी के भीतर। कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, लठ बज रहा है, जुतियों में खीर बंट रही है। बहुत बुरी हालत है भाजपा की। और अगर उनके सहयोगी साथी मदद ना करें तो अब की बार भी नहीं आना था। और वोट चोरी ना होती, आपने खुद देखा। हमारी बात का हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही, और जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हम केस डालेंगे, राहुल जी से एफिडेविट लेंगे, अब कहा है वो बोल रहे क्या? तो ये जो था, ये तो वोट चोरी से सरकार बनी है। कांग्रेस वाले सो रहे थे क्या? पहले याद नहीं है वोट चोरी हुई थी या क्या हुआ था? कहने से नहीं, ऐसा चोरी होने से पहले पता लगता है रात को आपके मकान में चोरी होगा। मान लो आपके मकान में चोर बढ़ जाते हैं, आपको पता है सोने से पहले चोर बढ़ेंगे।
तो चोर तो जब भी पकड़ा जाता है ना, जब उसका सामान चोरी हो जाता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो हम घर के बाहर बिठाते हैं कि भाई ना, सब चोरी ना लोग हो। थोड़े बिठाते नहीं हैं। बिठाते, चलो गली में तो एक नहीं, चौकीदार आता ये है, ऐसे निकम्मा, ही आपके ये एजेंट्स भी होते घिनौना हैं। काम किया बीजेपी ने हरियाणा में। जो जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, उस मैंडेट का अनादर करवाया, ठगी करी जनता से। जनता कांग्रेस की सरकार चाहती थी, बीजेपी की सरकार नहीं चाहती थी। आप देखिए, 1.25 साल पहले बीजेपी की सरकार बनी, आज हरियाणा प्रदेश में कहीं स्टैंड है उस बीजेपी की सरकार का? कोई पूछता है क्या? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, कानून व्यवस्था की स्थिति की धज्जियां उड़ती जा रही हैं, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ये इवेंट्स मैनेजमेंट कब तक चलाओगे आप? सुबह चीफ मिनिस्टर एक दिन में 6 जगह प्रोग्राम कराते हैं, ऐसे नहीं। जनता चाहती है, सबसे पहले तो आम आदमी ये चाहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ठीक हो। नंबर 2, नौजवान चाहेगा कि उनको रोजगार मिले। है रोजगार हरियाणा? कह रहे हैं हमने तो पर्ची खर्ची के बिना दे दिया, आप लोग बस पर्ची और खर्ची। इन्होंने तो सच बताए ड्रामा। अगर एक होती है, अच्छा ये भी कहा जाता है, एक होती है शर्म, एक होता है बेशर्म। बेशर्मी की भी एक हद होती है। तो ऑफिसर्स करप्शन में मिले, नेता, मतलब एसएससी का उस वक्त का चेयरमैन, एक कन्वर्सेशन हुई, वो कह रहे ना जी इतने पैसे ले लो, वो कह रहे ना जी इतने पैसे ले लो, एक्साइज इंस्पेक्टर शायद कुछ ऐसा था। और उसके बाद एसएससी के दफ्तर के तो बाबू अंदर जेल में डाल दिए, लेकिन एसएससी के चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं किया। जैसे यौन शोषण में जो पेवा से विधायक थे और वो मंत्री बने, मंत्री हम संदीप सिंह, उसको ड्रॉप नहीं किया, उसको हटाया नहीं, बर्खास्त नहीं किया। तो ऐसे लोग भी अगर कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि जनता के जहन में नहीं जाती है बात। तो इससे क्योंकि कह रहे ग्राउंड पे तो फायदा मिला। आप कह रहे हैं भले ही हमने पर्ची खर्ची से नौकरी नहीं दी, लेकिन जब बीजेपी जाती है ग्राउंड पे तो यही कहते हैं कि भाई हमने पारदर्शिता से नौकरी दी। कांग्रेस वाले, आपके नेताओं ने तो चुनाव में भी आके कहा भाई इतनी वोट दे दीजिए, इतनी नौकरियां पक्की, इतनी वोट दे दीजिए, इतनी नौकरियां पक्की। इससे डेंट बढ़ा क्या? ये नहीं कहा। क्या आप ये समझो, क्या हमारे नेताओं ने ये कहा कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान पढ़ो, कि हम कौशल रोजगार योजना HRM के तहत जो बच्चे लगे हैं, हम उनको हटाएंगे नहीं, परमानेंट करेंगे। और आगे से कौशल रोजगार को बंद करेंगे, सरकारी दायरे में नौकरी देंगे और पक्की नौकरी देंगे। ठीक है ना? अब उसको, क्योंकि भाजपा के पास बहुत कमाई है आज के दिन। नहीं, हुड्डा साहब का तो मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ, नीरज शर्मा, आप देखिए उन्होंने कहा कि अरे भाई नीरज शर्मा वो बेचारे तो अपने, उन्होंने को बात कह दी होगी। कुलदीप शर्मा तो कौन क्या कहते हैं, मैंने बताया कि लेकिन इन चीजों से डेंट पड़ा क्या? बीजेपी तो कहती है कि भाई इससे हरियाणा के लोग डर गए कि भाई हमें तो बिल्कुल पारदर्शिता से नौकरी मिल रही है, अगर कांग्रेस आ गई तो भाई हमें तो घर बैठना पड़ेगा। बीजेपी वोट चोरी से बनी हुई है। वोट जो चोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। अब एक बताइए बात, मैं बीजेपी के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि HPSC का चेयरमैन बाहर से क्यों लेके आए? क्या हरियाणा में कोई ऐसा टैलेंटेड या कैलिबर का आदमी नहीं है? बताओ क्यों लेके आए बाहर से? नंबर 2, जो वैकेंसी निकलती हैं A और B श्रेणी की, उसमें 80% लोग बाहर के लगते हैं, हरियाणा की क्यों लगते? और HPSC का चेयरमैन ये कहे कि हरियाणा के बच्चों को यूनिवर्सिटी में ठीक से नहीं पढ़ाया गया या उनमें बुद्धि नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी के हर मतदाता को और नेता को, जो ऐसी नकम्मे बयानबाजी करवाती है, हरियाणा का शर्मसार करती है। जनता ने उससे अब पीछा छुड़वा लेना। मतदाताओं को तो बीच में मत लाइए, बवाल हो जाएगा। नहीं, मतदाताओं को इसलिए कि उन्होंने विरोध करना चाहिए, बीजेपी के मतदाताओं ने।
भाजपा के मतदाताओं ने इस बात का विरोध करना तो चाहिए। जब आपकी सरकार थी, बीजेपी तो आती थी कुर्ता उतार के, सड़कों पे बैठ के, सिलेंडर लेके तमाम प्रदर्शन करती थी। आप लोगों के ऐसे वोकल, विजिबल प्रदर्शन दिखते क्यों नहीं है? ये ड्रामे की राजनीति करते हैं। हुँ, अब आप जैसे कह रहे थे बवाल उठ जाएगा, हुँ। क्योंकि क्योंकि हम आपकी बाइट उठा लेंगे और फिर कहेंगे कि सारे मतदाताओं को नहीं, गाली दे दीजिए मैंने साहब। ये कहा गाली नहीं है ये, मैंने कहा बीजेपी के जिन लोगों ने वोट दी है, हुँ, अब उन्हीं की सरकार किसके सहारे बनी है? हुँ। बीजेपी के मतदाताओं के सहारे बनी है नहीं, ना। आप तो कह रहे हैं वोट चोरी के हिसाब से बनी। वोट चोरी, वोट तो डले ही है कुछ तो, हुँ, लेकिन उन मतदाताओं को ये गाली नहीं है कि हरियाणा के लोगों को तो पढ़ाई नहीं आती, हुँ, यहाँ की यूनिवर्सिटी में अच्छी शिक्षा नहीं है। हुँ, इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? हुँ, बड़ी गाली तो ये है, सबसे बड़ी गाली हुँ, कि भाई ऐसा एचपीएससी का चेयरमैन जो एक संवैधानिक पद पर बैठा है, उसने ऐसा क्यों कहा? ये मैं कह रहा हूं कि उन मतदाताओं ने जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया, आगे से ऐसे पार्टी को वोट मत दें हुँ, जो हरियाणा के स्वाभिमान को दूसरे प्रदेश में पैदा हुए लोगों से ठेस पहुंचती है। तो जब आपकी सरकार थी तो कैसे नौकरी लगती थी? मतलब देखिए आपके पास लोग तो आते ही होंगे। देखिए हमारी जो सरकार थी, हुँ, हमारी सरकार में स्पष्ट था, हुँ, मेरिट थी पेवर, हुँ, और मेरिट का नतीजा मैं आपके सामने बताता हूं। हुँ, लाखों रोजगार दिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, लाखों, एक दो को छोड़ करके हमारी कोई भी लिस्ट क्वैश नहीं हुई, हुँ, और आज इनकी तो कोई लिस्ट लगी नहीं रही। इन्होंने एचकेआरएन का एक बहाना निकाल करके और उसमें रिजर्वेशन खत्म कर दी। एचकेआरएन में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो डी ग्रुप में या जो डी के लगते शायद एचकेआरएन में सी के भी लगते हैं, सी और डी ज्यादा लगते हैं, तो उनमें रिजर्वेशन तो खत्म होगी। यही दलित समाज को उस वक्त ये एससी बीसी के लोगों में एक सोच थी कि भाई अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। इससे इनकी नीयत का पता लगता है। तो इसलिए इन लोगों ने हरियाणा की जनता के साथ बड़ी ठगी बेईमानी की। तो आपने बोला नौकरी मेरिट पे मिलती थी, मेरिट, लेकिन प्रदेश में कोई ये नाम नहीं लेता इस बात का कि मेरिट। कोई एक आदमी ये बता दो कांग्रेस के राज में कोई ऐसा रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया हो। चोर तो वो होता है ना जो पहाड़ पे थे हुए। रिश्वत मतलब अगर कार्यकर्ता आ गया आपके पास है ना कि भाई बेटा है मेरा, ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी लगवा दो, तो मतलब क्या करते थे फिर आप? कुछ पर्ची पे सिफारिश देते थे या बोलते थे कि भाई एग्जाम देना? मेरिट, प्योर मेरिट थी। मेरिट, प्योर मेरिट। तो मतलब आप लोग मानते हैं कि भाई आप लोग पब्लिसिटी उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, वहां पे आप लोग फेल हो गए। बीजेपी तो ड्रामा बताए ना, इवेंट्स मैनेजमेंट कर रही है, कांग्रेस मेहनत करती है। तो आप लोग सोचते हैं कि भाई हम भी कोई इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर लें, कम से कम अब सरकार क्या तो आ सोचना जाए। है? अब तो जनता आपने देख लिया, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के लोकसभा के स्पीकर तक क्या पोजीशन हो रही है देश में, और केंद्र में जो मंत्री हैं पूरी साहब क्या हो रहा है, आप तो खुद देख रहे हो। नहीं, बवाल हर जगह बवाल ही है, इसीलिए इंटरव्यू की शुरुआत में बवाल कहा, क्योंकि लोकसभा में भी हम देख रहे हैं काम तो हो नहीं रहा है। बीजेपी वाले आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। हमारे पे किस बात का आरोप? कि बवाल ही बवाल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ऐसी बातें कर रहे हैं संसद में जो करनी ही नहीं चाहिए, जो होनी ही नहीं चाहिए। क्यों, क्या नहीं करनी चाहिए बताओ, आप बता दो, चलो उसका मैं जवाब दूंगा। और सबसे पहले तो चलो एक एक करके उस पर बात करते हैं। हाँ, बताओ। मोदी जी को कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद मारने के इरादे से संसद में उनके पास जा रही थी क्या? देखिए, वैसे मैं क्या शब्द का इस्तेमाल करूं, मैं वो अच्छे शब्द नहीं बोलूंगा जो बीजेपी के सांसद बोलते हैं पार्लियामेंट में। जो सदन में जाता है कोई भी जनप्रतिनिधि एमपी बनकर, अपने प्रधानमंत्री को क्यों मारेगा, ये बताओ मुझे। तो लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि भाई उनकी जान को खतरा था। मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं, हमने बोला कि भाई मोदी जी आप मत आइए। प्रधानमंत्री है, देखिए नरेंद्र मोदी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, और कोई भी सांसद जिस सदन के वो नेता हैं, उनका कोई सांसद से किसी पार्टी का हो, उनको क्यों मारेगा? एक बात, अगर कोई ऐसी संभावना उन्होंने दिखाई दी तो उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई स्पीकर साहब ने?
अगर ऐसे कोई लोग थे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ। आप तो वहीं थे। हाँ। हुआ क्या था? मतलब मैं चाहूंगी आप बताइए हमारे दर्शकों को कि हुआ क्या था कि ऐसा लगा मोदी जी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं था, ये एक ड्रामा था बीजेपी का। हम्म। यही बात मैं कह रहा हूँ कि इवेंट्स मैनेजमेंट से सिवाय बीजेपी के अच्छा, पल्ले ये भी कुछ नहीं। ड्रामा था? ड्रामा था। स्पीकर साहब कह रहे हैं भाई मैंने रिक्वेस्ट की, आप मत आइए, मोदी जी को पहले बता दिया। मैं बताता हूँ। देखिए, नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद 2 MP बोलते हैं सत्ताधारी दल के, उसके बाद बोलता है मुख्य विपक्षी दल। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलना चाहते थे। आपने देखा कि हंगामा क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा के ही एक सांसद ने जब ये राष्ट्रीयता की और देशभक्ति के ऊपर उंगली उठाई तो राहुल जी ने वहीं से भाषण शुरू किया। और राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बोलने नहीं दिया गया। आप ये देखिए, प्रजातंत्र में एक नियम है कि सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है और विपक्ष का नेता जो नेता प्रतिपक्ष होता है, जैसे राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री खड़े होंगे, सब बैठ जाएंगे, उनको माइक मिल जाता है। और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे, चाहे 6 बार खड़े हों, उनको माइक मिलता था। उस दिन क्यों नहीं माइक दिया राहुल जी को? अगर मान लो, पहले ये तो देखो राहुल जी बोलेंगे क्या। बोलने से पहले ही उनको ये कह दिया आप ये नहीं बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे। क्या बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष? राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर तो बोले ही तो जाता है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बताना पड़ेगा, रोजगार। वो कह रहे हैं आप एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र कर रहे हो, तो एप्स्टीन फाइल का क्यों नहीं करेंगे? नरवणे की किताब का जिक्र कर रहे हो, आपको पहले देना पड़ेगा, उसके बाद रिटर्न में आप लगाएंगे कि भाई ये बातें बोलूंगा, परमिशन लेगी, एंड देन यू हैव टू, यू कैन से। नो, बिल्कुल गलत। यार ऐसे किस के परमिशन लेंगे? किसके, हम क्या बोलेंगे? लिख के देंगे हम? तो किरण रिजिजू ने खुद सदन में खड़े होकर बोला। किरण रिजिजू तो पता नहीं क्या बोलेंगे, दिखा दो, दिखा दो। किरण रिजिजू ठीक बोलते हैं। आज जिस तरह का उनका भाषण था, उनकी पार्टी के दूसरे सांसद ठीक बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, उनका दर्जा किरण रिजिजू से ऊपर है। और राहुल जी तो यही कह रहे थे कि भाई मुझे बोलने तो दो। फिर स्पीकर को पावर है, लोकसभा स्पीकर को, अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द निकल जाए तो उसको एक्सपंज कर दो। तो बोलने मौका मिलेगा तभी तो कुछ बात कहेंगे। और राहुल जी ने क्या कहा था? राहुल जी ने 4-5 ही बात उससे पूछनी थी। और नरवाणे जी का जो किताब है वो तो अब सोशल मीडिया पर सारे ही वायरल हो चुके हैं। ये क्या बुरी बात थी? राहुल जी ने क्यों पूछा प्रश्न? क्योंकि जब देशभक्ति के ऊपर उंगली उठाई, कांग्रेस की देशभक्ति के ऊपर भाजपा के लोगों ने, तो सारा देश जानता है कि उस वक्त भाजपा की जो पूर्वज पार्टी थी वो क्या कर रही थी देश में, और कांग्रेस क्या कर रही थी। तो राहुल जी ने कहा कि भाई मैं यहीं से देशभक्ति से शुरू करता हूं। अब जब देशभक्ति की बात आई तो जनरल साहब का, रणवे जी का जो किताब, उसमें यही तो एक 4 लाइन थी जो मुझे अब तो याद नहीं है पक्की, कि भाई जब फौज पाक चाइना की तरफ, चाइना भारतीय बॉर्डर में भारत की सीमाओं के अंदर आ गया और 3 घंटे तक रक्षा मंत्री ने को जवाब नहीं दिया, इसमें क्या गलत था? अगर ये बात राहुल जी तो यही तो कहते ना कि भाई तुम्हारे अंदर देशभक्ति होती तो अपने जवानों को ना मरवाते, 3 घंटे तक इंतजार ना करते, जिससे हमें नुकसान हुआ। देशभक्ति का तो यहाँ से पता लगता है आप कितने बड़े देशभक्त हैं। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की देशभक्ति जो है वो भी ड्रामा है? कहाँ है देशभक्ति? देशभक्ति तो थोड़ी है। सबसे ज्यादा देशभक्ति की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, नेशन फर्स्ट उनके लिए, बाकी हम बाहर से आए हुए हैं, आप लोगों जिन्होंने जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया। आप लोगों को तो मानते ही है ना कि भाई आप लोग तो देश का भला सोचते ही नहीं है। जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया,
जिस पार्टी के 2 नेताओं ने, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए, कुर्बानी दी कि नहीं दी? देश को टूटने तो नहीं दिया। आज हालत क्या हो रही है? आज याद आती है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जब 1971 की लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति जी ने कहा कि आप चिट्ठी लिखी थी। इंदिरा जी ने कहा कि 15 दिन के बाद पढ़ूंगी, बाद में पढ़ूंगी। एक देश के 2 देश कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। और ये हमारी देशभक्ति, कांग्रेस की देशभक्ति के ऊपर उंगली उठाए। आज इनकी देशभक्ति कहां है कि अमेरिका से पता लगता है हिंदुस्तान के नागरिकों को कि यूएस डील होगी। यूएस डील में क्या क्या है, वही के जो अमेरिका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो बयान करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? समझौता एक पक्ष का नहीं, बराबर का होता है। आप कह रहे जो ये ट्रेड डील हुई है यूएस के साथ, बराबर की नहीं है। हम तो कहीं ही नहीं, वो ऑर्डर कर दिया, इन्होंने मान लिया। तो गलत है ना। आज इस देश का किसान बड़ा भारी विचलित और चिंतित है। जो अमेरिकन डील हुई है, इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान है। यही राहुल जी कल कह रहे। बीजेपी फायदा गिनवा रही है कि 50% से 80%। चलो वो तो क्या, उनको क्या पता किसान ने क्या होती है। ये मोदी अरे जिस पार्टी ने अपने ही देश के किसानों को जो 3 काले कानून किसान के विरोध लेकर के आए थे और उनको रद्द करवाने के लिए 730 किसानों की शहादत ली, वो किसानों के बारे में क्या जानेंगे, क्या करेंगे? यही तो बात आपने कही कि धनखड़ साहब स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए अर्धनग्न घूमते थे, और जब खुद कृषि मंत्री बने नाम लेना भूल गए। नहीं, कहते हैं कि भाई हमने तो ज्यादातर पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर दिए स्वामीनाथन आयोग के। अगर बीजेपी ने आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती है, एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर का संगठन बनाया था, ग्रुप बनाया था चीफ मिनिस्टर से, और ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर के चेयरमैन थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप उनकी रिपोर्ट देखिए, जहां हुड्डा साहब रिपोर्ट छोड़ करके गए थे, अगर उससे आगे इन्होंने कुछ किया, लाओ देश की जनता को बताओ। ये ऐसे ड्रामेबाजी या जो पूंजीपतियों के चैनल या पूंजीपति का अखबार का इस तरीके से सत्ताधारी दल दुरुपयोग करके, और कांग्रेस जैसी देशभक्त पार्टी और कांग्रेस जैसे आज राहुल जी का परिवार है, राहुल गांधी जी का या प्रियंका जी का जो परिवार, इसको दबाने का प्रयास करें तो ये सहन नहीं हो सकता। इसलिए देश की जनता सहन नहीं कर रही। अब सारी चीजें आ गई ना सामने। ये पहला मौका है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अभिभाषण का जवाब नहीं दिया। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आना चाहिए था। सब सांसद हिंदुस्तानी है, किसी भी पार्टी का हो, भारतीय है ना, तो ऐसा क्यों? तो मतलब आप लोगों से कोई खतरा नहीं है? सवाल नहीं पैदा होता, किस बात का खतरा? और फिर जो वीडियो रिजिजू ने दिखाई, वो वैसे तो गलत थी कानूनी दृष्टि से। इस तरीके से वीडियो नहीं बना सकते आप हाउस में। चलो उन्होंने बना ली, दिखा दी। आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। हमारी 4 महिला सांसद हैं। उस वक्त हाउस एडजर्न होने के कगार पे था। प्रधानमंत्री जी की तो घोषणा हो चुकी थी, वो नहीं आएंगे, तभी तो उधर जा रहे थे। तो मतलब खतरा किसी तरह के ना नहीं था, सवाल ही नहीं पैदा। बस ये बना दिया बीजेपी, ड्रामा किया। क्योंकि ये राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनका सामना नहीं कर सके। उनको लग रहा है डर गए, घबरा गए। उनके पास क्या फाइल थी, क्या चीज थी, उसे डर गए। मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी से। आप हिसाब लगाओ, मैंने तो कई बार डर रहे कि नहीं डर रहे? आप ही बैठते हो ना संसद में। नहीं, मैं तो आप ज्यादा बेहतर बता पाओ। आप ज्यादा बेहतर एसेस कर सको कि नेता प्रतिपक्ष बोले और उसको बोलने ना दे। अच्छा, बवाल तो हर जगह ही है। देखिए, संसद में अलग चल रहा है और हरियाणा में अलग चल रहा है। बुढ़ापा पेंशन को लेके इतना ज्यादा
प्रॉब्लम चल रही है। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि पेंशन कट रही है। आप लोग प्रदर्शन के लिए सरकार को डेडलाइन दे रहे हैं। आईएनएलडी वाले बोल रहे हैं भई नहीं दी तो भई हम छोड़ेंगे नहीं। फिर सरकार आ रही है सामने कह रही है कि सबसे ज़्यादा तो क बुढ़ापा पेंशन हमने बढ़ाई, सबसे ज़्यादा जो कैप है वो हमने बढ़ाई 3 लाख की, और 2 लाख जो पेंशन कटने का सवाल पूरा बुढ़ापा पेंशन को लेके आ रहा है। तो ये फिगर आप ये आंकड़ा कहाँ से लेकर आए? सीएम साहब कह रहे हैं तो 1 लाख से ज़्यादा लोग तो इस दुनिया में नहीं है जिनको पेंशन मिल रही थी। देखो, सीएम साहब कुछ कहें, हुँ, इनकी बात के ऊपर कोई विश्वास अब हरियाणा का आदमी करने को तैयार नहीं। क्योंकि सीएम साहब ने चुनाव से पहले कहा कि हर 18 वर्ष से ऊपर की हुँ, कन्या या लड़की या उससे 60 वर्ष तक की औरत, हुँ, महिला हुँ। को हम लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महीना दें। हुँ, यही था ना? हुँ, 2100 था ना? हुँ, ये ज्यादा था? 2100। 2100। सरकार बन गई, हुँ, कितनी उसमें क्वेरीज लगा करके, कंडीशन लगा करके हुँ, 25% महिलाओं को या औरतों को या कन्याओं को रख दिया, हुँ, बाकी सब काट दी। ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। हुँ, अब एक बताइए बात, मैं एमपी हूं, हुँ, जब मुझे पेंशन मिलती है, हुँ, जब मैं रिटायर होऊंगा, अब नहीं मिलती, हुँ, रिटायरमेंट पे पेंशन मिलेगी, हुँ, तो मेरे ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है हुँ, कि मेरी आमदन कितनी है, हुँ। 4 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार जितनी बारी भी आप। वो मेरे पे कोई हाँ। कंडीशन नहीं है। हुँ, अब एक बुजुर्ग जिसकी आयु 60 वर्ष हो जाए, उस पर 6 प्रकार की कंडीशन लगा दी, ये भी कंडीशन लगा दी, अगर फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में उसका बिजली का बिल ज्यादा आ गया और उसने पेमेंट कर दी, हुँ, तब उसकी पेंशन कट जाएगी। हुँ। मान लो कि अच्छा, ये आय की कैप आप लोगों ने लगाई थी कि बीजेपी ने लगाई? बीजेपी ने हुँ, बीजेपी ने बीजेपी कह रही हमने तो 3 लाख की। एपीएल बीपीएल हुँ, ये जो बनाए, हुँ, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी हुँ, रेखा से नीचे, ये सारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री हुँ, थे, एनडीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये हुँ, कैटेगरी बनी थी एपीएल बीपीएल की। हुँ, उससे सारा सत्यानाश हुआ है। हुँ, जो राशन कार्ड कटते हैं, हुँ, चुनाव से पहले प्रलोभन दे देते हैं हुँ, कि भाई इतने राशन कार्ड बना दिए बीजेपी वाले, हुँ, और वोट हासिल करते उन सबके काट देते हैं। हुँ, तो ऐसा क्या मैकेनिज्म है उनके पास नहीं, मैंने ये कि भी रातों रात इनको पता लग गया हुँ। गलत राशन खाद्य कार्ड एवं बने? आपूर्ति मंत्री राजेश नागर से मैंने राशन कार्ड को लेके सवाल किया था, कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू किया। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने चुनाव के समय में बना दिए धड़ल्ले से, बाद में काट दिए। उन्होंने कहा कि लाखों ऐसे लोग थे जो राशन ले ही नहीं रहे थे 6-7 महीने से, तो हमने फिर उनके राशन कार्ड को काट दिया, क्यों काट दिया? क्योंकि वो ले ही नहीं रहे थे ना कोई लो, योजना का लाभ। ना लो। मैं बताता हूँ, बहुत से ऐसे नेता हैं हुँ, जो मान लो रिटायर हो जाते हैं, हुँ, कई कई महीने पेंशन नहीं लेते, हुँ, तो उनकी पेंशन काट दोगे आप? हुँ, बहुत से ऑफिसर हर महीने पेंशन नहीं लेते, हुँ, 2-3-4 महीने के बाद इकट्ठी ले आते हैं बैंक से, हुँ, तो उनकी पेंशन काट दोगे? क्यों काटा उनका राशन कार्ड? हुँ, भाई अगर वो राशन नहीं ले रहे, तो जो राशन है, गल्ला है, वो तो सरकार के पास बच ही गया, हुँ, सरकार के स्टॉक में है, हुँ। तो क्यों काटे राशन कार्ड उनके? तो खराब होगा ऐसा हाँ, तो खराब सरकार होगा सोच रही है। ड्रामे। अब लोग, ये जनता सब जानती है। तो बुढ़ापा पेंशन को लेके, क्योंकि सीएम ने 3200 करने की घोषणा की और अभी लेटर भी आ गया है कि भाई अब जब में देंगे तो नवंबर से ही जो एरियर है हम वो भी देंगे। मजबूरी में, क्योंकि बगावत होगी बड़ी भयंकर हुँ, प्रदेश में। एक अमेरिकन डील, हुँ, यूएस डील, हुँ, किसान का बड़ा भारी विरोध, किसान का बड़ा भारी नुकसान, हुँ, खेती को और किसानी को बर्बाद करने का षड्यंत्र हुँ, किसान के जहन में आ गया कि 3 कृषि कानून जो ला रहे थे, हुँ, अब उनको हमारे को होता नहीं, कान से सीधा पकड़ लो तो उल्टा पकड़ लो। हुँ, किसान के साथ धोखा, हुँ, किसान में बगावत, गरीब उस व्यक्ति जो आर्थिक तौर से कमजोर है, हुँ, जो राशन कार्ड से गल्ला लेता था, हुँ, तो एपीएल बीपीएल का ड्रामा करके उनके राशन काट दिए। हुँ, जो बुढ़ापा पेंशन में तो एक शर्त, एक कंडीशन एक ही थी इसमें, तो जो आर्थिक तौर से कमजोर हो हुँ, और 60 साल की उम्र, उसमें के बाद क्या देखना ये? हुँ। अब मान लो तो कि आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर, 60 साल से ऊपर हूं, आर्थिक तो रूप मैं हाँ, समझाता हूँ, हुँ, मैं आर्थिक तौर से कमजोर हूँ, 60 साल मेरी उम्र, हुँ, मेरी पेंशन होगी, हुँ, और जो मेरे बेटे या पोते, हुँ, अगर कोई इस काबिल निकले, हुँ,
उन्होंने अच्छा काम कर लिया, अच्छी नौकरी मिल गई और उसने अपनी मेहनत करके कोई साधन खरीद लिया, कार, जीप, मोटरसाइकिल भी किसी की, तो उसके मेरी पेंशन क्यों कटा भाई? नहीं तो सरकार तो कह रही है ये भ्रम विपक्ष फैला रहा है। भ्रम क्यों अगर एक पति पत्नी है, उनकी 3 लाख से कम आय है तो पेंशन मिलेगी, 3 लाख है तो भी पेंशन मिलेगी, 60 साल से उम्र ऊपर है तो पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर बच्चे आपके, बेटा हो, बहू हो, लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आपकी आय 3 लाख रुपए तक है तो। अरे समझे नहीं, फैमिली आईडी में जब फैमिली आईडी जो इन्होंने बनाई है, बेटा और बहू भी तो साथ जोड़ दी, बेटा बहू साथ जोड़ करके बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं ऐसी त्रुटियों को दूर कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे दिए। कब कर दिए? कब कर दिए? निर्देश दिए हैं, कब भाई दिए? तुरंत दूर कब करिए। दिए हैं? आज दिखाओ। आज तक तो दिए नहीं, आज तक तो दिए नहीं। बगावत हुई है, मतलब इनकी नीयत का तो पता लग गया ना। जैसे संविधान बदलने की बात हमने 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले कहा था कि लोगों भाजपा को वोट मत देना, ये संविधान बदलेंगे, और हमने नहीं कहा। बीजेपी के उम्मीदवार उस वक्त बयान देते थे 400 पार कर दो, संविधान बदल देंगे। वो शंका आपके सामने आ गई। तो आपके लिए तो संजीवनी हो गई ना, कम से कम 5 MP आ गए हरियाणा से। चलो तो क्या हो गया, तो लोगों ने किया फैसला। तो ऐसे ही अब ये एक ड्रामा कर रहे हैं, बुरी तरीके से फेल हरियाणा सरकार, बुरी तरीके से फेल है। लठ बज रहा है आपस में, भ्रष्टाचार देखो कहां फैल रहा है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक पूर्व विधायक को धमकी मिली, कभी विधायक किया जाती है, कभी किसी व्यापारी किया जाती है, कभी किसी अधिकारी किया जाती है। ये यौन शोषण के केस, महिलाओं के साथ दुराचार, व्यभिचार, इसी किसकी जिम्मेवारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। इसको लेके मीटिंग भी की डीजीपी साहब ने आज, और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके से क्राइम आज करने लग रहे हैं। अब से पहले क्या कर रहे हैं ये विपक्ष ने, कांग्रेस के तरफ से सिंगर्स के गाने बैन करा दिए कि भाई गन कल्चर वाले गाने नहीं चलेंगे, प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है। 12 साल बाद याद आया इन्होंने ये बात, 12 साल बाद याद आई है। बीजेपी के लोगों ने खुद ने इनके प्रोग्रामों में कैसे कैसे गाने चले थे। तो अब जब इनकी बुरी हालत होगी, लोगों में कहते ना कि रेरे माटी होगी इनकी, तब जाकर के अब ये ड्रामे कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। भाई हम तो ये कहते हैं कि चलो सरकार बना ली, वोट चोरी करके बढ़ा ली, कम से कम जनता के साथ इतना बड़ा जुल्म और अन्याय तो ना करो। समय पे खाद मिलता है। तो कह रहे किसान हितैषी सबसे ज्यादा हम लोग हैं, सारी फसलें एमएसपी पे हम खरीदते हैं। कल मैं बताता हूँ, कल ही सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं भारत की, वो जवाब दे रही थी। मैंने खुद ये कहा कि मैडम यूरिया खाद थानों में बंटता है हरियाणा में, ब्लैक में मिलता है डीएपी यूरिया। और एमएसपी का जहां तक सवाल है ना, आज आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती है हरियाणा सरकार को कि एक विधानसभा की कमेटी बना दो। अगर 1% धान IR8 या परमल सरकार ने एमएसपी पे खरीदा हो तो जो सजा देगी बीजेपी में भुगतूंगा। तो आप कह रहे हैं 1% भी नहीं खरीद, 1%। वो लोग कहते हैं एक एक दाना हम एमएसपी पे 1%। और 7 मेंबरी विधायकों की कमेटी बना दो विधानसभा की, सब पार्टियों के लोग, करो पता लग जाएगा। मैं तो खुद उचाना मंडी में गया था, मैंने तो रिकॉर्ड पकड़ा, जो उसका ऑक्शन रिकॉर्ड, ऑक्शन रजिस्टर होता है मार्केट कमेटी का, उसमें तो पूरा रेट भर देते हैं, किसान के खाते में पैसा पूरा आता है, उससे आड़ती पैसा जो 400, 300, 500 रुपए का डिफरेंस है वापस मंगवाता है। तो मेरी लड़ाई है, मैंने पार्लियामेंट में भी मामला उठाया, और मेरा कल था क्वेश्चन, मेरा यही था, क्योंकि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, हाउस को चलने नहीं दे रहे, विपक्ष से डरे हुए हैं। तो मैंने यही प्रश्न पूछना था कि भैया हम तो ये जानकारी चाहते हैं, जब पंजाब में धान घोटाले को लेकर के केंद्र सरकार ने जांच शुरू करा दी, हरियाणा में भी करा दो। मैं जब हाउस नहीं चला तो उसके बाद भी मैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आप पूछना कि जयप्रकाश सांसद आपसे मिले कि नहीं, मैं उनसे मिला हूं कि जी मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं, मैं मंडियों में घूमा था उस वक्त,
तो एमएसपी से जो धान नहीं बिका वो 400-500 रुपया प्रति क्विंटल, ये लाखों करोड़ का घोटाला है देश में। ये किसकी जेब में गया, मैं तो ये जानना कह रहे हैं घोटाला किसी तरीके से हुआ नहीं, कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ी की थी। ये सवाल मैंने राजेश नागर जी से पूछा था पिछले हफ्ते, तो कह रहे हैं अधिकारियों के कुछ गड़बड़ी थी, हमने सस्पेंड कर दिए अधिकारी, और घोटाले वाली कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं है तो फिर विधानसभा की कमेटी बना दो ना भाई, ताकि धब्बा उन पे ना लगे। ये ताकि धब्बा ना लगे तो विधानसभा की कमेटी बना दो। तो हरियाणा का भी बजट आने वाला है, बजट सेशन भी है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। तो हुड्डा साहब ने रणनीति बना ली कि कैसे दबाव बनाना। एक उदाहरण देता हूँ। माननीय स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके टाइम में याद होगा कोल स्कैम की एक बात आई थी, उन्होंने उसकी जांच करवाई। 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम, और वो भी स्कैम नहीं था, बल्कि कैग की रिपोर्ट ने एक ड्रामा किया था उस वक्त के, जो मैं नाम नहीं किसी का लूंगा। ये ठीक है कि उन्होंने फिर वो कोई पद दे करके उनको पद से नवाजा, तो कैग की रिपोर्ट को लेकर के हमारे उस वक्त के यूपीए गवर्नमेंट के मंत्री को भी जेल में डाला। लेकिन क्या हुआ, कोल स्कैम भी खत्म हुआ इन्हीं के गवर्नमेंट में, मोदी जी की गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी की गवर्नमेंट आज के, और 2G स्पेक्ट्रम भी खत्म हो गया। तो जांच करवा लो भाई, जब कांग्रेस जांच करवा सकती है तो आप क्यों नहीं करवा सकते? कहो आप मुख्यमंत्री जी को कि हरियाणा विधानसभा की 7 या 11 मेंबरों की कमेटी बनाए, तो वो जाएंगे और लोग उनके सामने पेश होंगे। हरियाणा का बजट आने वाला है, कुछ उम्मीद है हरियाणा के लोगों को कुछ देगी सरकार? देखिए क्या करो, इतना भारी कर्जा हो गया। जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी तो उस वक्त कर्ज था शायद आपके ऊपर, आपका मतलब हरियाणा के ऊपर 65,000 करोड़। आज कर्ज हो रहा है शायद 5 लाख के आसपास, 5 लाख करोड़। तो क्या मेरे हिसाब से तो तनख्वाह, पेंशन, ब्याज यही पूरा हो पाएगा, इन पे कुछ नहीं है। ये तो देखिए, तो कह रहे हमने सबसे सुझाव मांगे, लेकिन आप लोग सुझाव देने आते ही नहीं है। बाद में कोसेंगे, बाद में कोसेंगे कि भाई बड़ा घटिया बजट आया, कुछ दिया नहीं। इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये हमें खराब करने के लिए हमें बुला रहे थे। खराब करने के लिए मतलब भाई हमने तो कांग्रेसियों से भी पूछा था, एमपीओ से। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि पहली बात तो है कि मुख्यमंत्री जी भी अर्थशास्त्री नहीं है, ना मैं अर्थशास्त्री, ना मन बेरा बजट के ऊपर बने से, ना मुख्यमंत्री ने बेरा। या तो कोई ऐसे एक मैकेनिज्म तैयार करें वो कि आओ हम सब बैठ करके अर्थशास्त्रियों को बीच में बिठा करके, अधिकारियों को बीच में बिठा करके, और फिर वो लिखें। अधिकारी तो बैठते ही है ना साथ में। नहीं, मैंने इशार में देख लिया, कुछ नहीं है। नहीं थे 10-20 किसान बुलाए, जो अपनी बात कह दे उसको कर्मचारी कहते बैठ जा। ऐसे नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि इतना भारी बोझ हरियाणा के ऊपर कर दिया 11-12 साल में, यानी कितना हो गया ये 4,35,000 करोड़ खर्चा। तो ये तरक्की होगी, क्या का बजट आएगा? अब ये कहते तो ये बोझ कैसे कम हो सकता है? मैं बताता हूँ कैसे। लोगों को तो राहत दे रहे हैं। मैं बता नहीं, कोई राहत नहीं लोगों को। कोई मेडिकल कॉलेज बनाया तो भारत सरकार से पैसा आया, एक्सप्रेस हाईवे बनाया NHAI ने बनाया, हरियाणा सरकार का कोई लेना देना नहीं, और वो भी सेस से और टोल से, जनता के पैसे से सड़कें बनी, हरियाणा सरकार का। लेकिन बीजेपी को फायदा तो हुआ ना हरियाणा में एक्सप्रेस वे बनने से। अरे बीजेपी ने काम बनाए, सारे हमारे बनाए हुए हैं, सारे प्रपोज्ड हमारे थे, अभी तो नया तो को बनाया नहीं। नया तो एक बनवाया था मैंने, मंजूर करवाया था, तीतर मोड़ से लेकर के हांसी तक, तीतर मोड़ से हांसी तक वाया जींद। वो इनकी गवर्नमेंट आने 2019 में मैं चुनाव हार गया और उन्होंने उसको स्टेट हाईवे बनवा लिया। ये तो हरियाणा सरकार तो पहले एक भाग्यशाली सरकार है जो स्टेट गवर्नमेंट देती तो है नेशनल हाईवे को कि हमारी ये सड़कें और बना दो, और हमारी सरकार इसी रही 1924 से, जिसमें दुष्यंत सिंह PW मिनिस्टर थे, और जो कलायत के विधायक, मतलब इन सड़कों के क्या कितना किया कि कलायत, उचाना, जींद, नारनौंद, इन सब प्रतिनिधियों ने मिलकर के वो
नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे बनवा दी, स्टेट हाईवे बन के वो 4 लेन भी बन दी, उसके टांकी बड़ी मुश्किल से जो विकास कलायत के विधायक है असेंबली में बोल बाल के शोर मचा के जब जाकर के थोड़ी रिपेयर करवाई। ये हाल है सरकार का। तो मतलब इस सरकार को आप देखिए बिल्कुल जीरो मान रहे हैं। जीरो। एक थर्मल पावर प्लांट लगाया हो, एक हाइडल प्रोजेक्ट बनाया हो, एक सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक IIM बनाया हो, एक IIT बनाई हो, एक एम्स बनाया हो। एक एम्स को लेके 12 साल हो गए झगड़ा पड़ा हुआ रेवाड़ी में। और जो हुडा साहब के टाइम में एक एम्स था बाड़सा में, झज्जर में, उसका एक टावर बनाया, उसका नाम रख दिया कैंसर, ऑल इंडिया कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 12 टावर बनने थे, बीजेपी ने आते बंद कर दिए। ये तो नुकसान करने लग रहे हैं। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हमने जहां बनवानी थी वहां की 30 किलोमीटर आगे जाके बना दी। हमारा हवाई अड्डा, जिसको आजकल, पहले तो बीजेपी वाले कहते थे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, वो तो एरोड्रोम रह गया ना। अरे ये जितनी भी फ्लाइटें चला रहे हैं, अब आगे कह रहे हैं भाई हम श्याम बाबा के लिए चलाएंगे, खाटू श्याम के लिए उड़ान योजनाएं हैं 2-4 को छोड़ करके सारे भारत में फेल हैं। उसमें हिसार भी फेल है। ये अपने किसी अभी अगली तैयारी तो अंबाला की, आप तो हिसार को भी फेल बता रहे हैं। मेरे ख्याल जैसा हिसार बना ऐसा अंबाला बनेगा। देखो क्या होता है। उम्मीद नहीं कर रहे आप कुछ। मुझे इस सरकार से विकास की, रोजगार की, कानून व्यवस्था के नियंत्रण की, किसान की खुशहाली की कोई उम्मीद नहीं। तो अब नरेगा बंद कर दी। नाम चेंज किया ना। नाम क्यों चेंज किया है? उसमें हमने नाम चेंज करके अच्छी चीजें उसमें दे दी, मतलब अब लोगों की भलाई के लिए एडिशन करिए। इन्हीं की बात का जवाब दे दूं। पहले जब मनरेगा था, इस 2 कंपोनेंट है इसमें। एक तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझाना चाहता हूँ। एक है लेबर कंपोनेंट, मतलब मजदूरी क्लास की हिस्सेदारी। वो तो टोटल 100% हमारी, जो हमने कानून बनाया था उस वक्त भी मैं MP था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, तो 100% सेंटर देता था। और जो मेटेरियल कंपोनेंट, जो पक्के का काम हम कहते हैं, उसका 10% स्टेट गवर्नमेंट ने देना होता था, 90 सेंटर देता था। हरियाणा सरकार ने 10% भी नहीं दिया। 8,10,000 के आसपास मजदूर पंजीकृत हुए, उनमें से केवल 21 लोगों को काम मिला। अब जब 10% ही नहीं दे पाए तो 40% लेबर में भी देना पड़ेगा, लेबर कंपोनेंट में और मटेरियल कंपोनेंट में। तो कहां से लेंगे पैसा? पैसा है नहीं। सरकार तो आर्थिक तौर से बहुत कमजोर है हरियाणा की, जिसको अपन दूसरी तरफ कह दे कि ये क्या हमारे कहते थे कंगाली की ओर। तब कह रहे हैं कि हरियाणा कंगाली की तरफ है। हरियाणा नहीं है, हरियाणा की सरकार ने जिस तरीके से कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जिस तरीके से नरेगा के लोगों को मजदूरी नहीं मिली, जिस तरीके से B&R के ठेकेदार हैं, तो मतलब जो जिन्होंने ठेके पे काम किया, जितने डिपार्टमेंट है, उनको आज तक बहुत से काम पेमेंट नहीं हो रही, कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती। तो ये क्या है जी? आर्थिक तौर से कमजोर को, कुछ को। तो आप लोगों को मलाल होता है कि भाई थोड़ा जोर और लगा देते, 2024 में हरियाणा में सरकार आ जाती कांग्रेस की तो कुछ अच्छा कर देते। क्या 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 आपने? आप लोगों को मलाल है कि भाई 2024 में थोड़ा जोर और लगा देते तो शायद सरकार आ जाती। लोगों ने तो जोर लगाया ठगी करके सरकार के साथ। वो कह रहे हैं भाई आप में इतना घमंड आ गया था, आप एक दूसरे को काटने में इतने लग गए थे। ये तो हुड्डा साहब वर्सेस SRK हो गया था। कुछ नहीं, फिर आपने किरण चौधरी जी को भगा दिया। सबने कुछ नहीं है, किसी के आने जाने से कोई बात नहीं है। कह रहे महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी में। किरण चौधरी जी तो चली गई, श्रुति भी चली गई। महिलाओं का सम्मान बीजेपी में हो रहा है। अब कुमारी शैलजा हैं, उनको आप ना सुनते हैं ना मानते हैं। मेरी बात सुनते आप। महिलाओं का सम्मान बीजेपी में हो रहा है। क्या हाल था, शायद अब उसको चार्ज लग गया संदीप सिंह वाला मामला में, वो महिला कोष थी ना, उसमें चार्ज लग गया, बर्खास्त नहीं किया मंत्री।
अब लेकिन आपके तो इतने बड़े कद्दावर नेता, इतने बड़े फैमिली अभी बैकग्राउंड से। पहले सुनो तो ना, जो हमारे पुरी साहब हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनके खिलाफ, और उन्होंने तो ये मान लिया कि जेफरी एप्स्टीन से वो मिले, मैं मिले हैं 4 बार, तो इससे गलत बात हो सकती है। नहीं, उनको छोड़िए ना, वो अगर उनको वो अगर जाएंगे, बीजेपी में नारी का सम्मान है, मैं ये तो कह नहीं, मैं बीजेपी में नारी का सम्मान नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप लोग नारी का अपमान करते हैं, आप लोगों पे ये आरोप लगते हैं। अब बीजेपी वाले जाएंगे खड्डे में कूदेंगे, आप थोड़ी कूदेंगे उनके पीछे। हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी में नारी का हमेशा ही, वैसे तो हमारे संस्कार है। तो किरण चौधरी जी को क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? कांग्रेस पार्टी एक संस्कारी पार्टी है, इस देश की सभ्यता को, संस्कृति को जानती है। हमारे समाज में नारी का विशेष स्थान रहा है हमेशा ही। तो किरण चौधरी की पार्टी छोड़ने से कांग्रेस पार्टी को कोई हमारी डेंट पार्टी लगा? की तो हमारी नेता ही आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं। नहीं, वो तो हैं, लेकिन मैं आपसे हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। किरण चौधरी जब पार्टी छोड़ती हैं उससे तो पार्टी को डेंट पड़ता है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टियों में आना जाना लगे रहता है। कुमारी शैलजा जब बार को छोड़ के हमारे आगे को, बहुत हमारे छोड़ के बीजेपी में कुमारी शैलजा पर बार जब आप लोग टारगेट करते हैं, कहते हैं हुड्डा साहब की बिल्कुल बनती नहीं। ना, वो आपके कहने से बनता है क्या? कोई टारगेट नहीं करता। देखिए 5 MP हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बिल्कुल हैं, और सांसद है, और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं, खुद हाईकमांड की एक सदस्य है। देखो 5 ये उंगलियां हैं, कहते हैं मिल जाए तो मुट्ठी बनती है ना, और 5 ही सांसद है कांग्रेस के, तो 5 सांसद एक साथ दिखाई क्यों नहीं देते हैं? देखिए क्यों नहीं, कल हाउस में सारा दिन थे ना, आज भी थे। आपके पीछे ही फोटो लगी है, सिर्फ 4 ही है इसमें, नहीं 5वां दिखाई नहीं दे रहे सांसद। हमने तो एक ही बात है, जितने हाजिर हों वही दिखेंगे ना, जितने हाजिर हों उतने दिखेंगे। तो यहाँ पे शैलजा जी नहीं थी? नहीं, उस दिन नहीं होंगी, उस दिन नहीं होंगी, तो हमारा पर्सनल कार्यक्रम था। अब मैं नहीं, तो सेशन की, लोकसभा संसद की फोटो है, सेशन की नहीं है ये, मैं बताता हूँ। ये कब की है फिर? ये उस टाइम की है जब एक सेशन हुआ था पुराने सेंट्रल हॉल में, तो सब लोगों ने अपनी अपनी फोटो खिंचवाई थी, उस दिन की है। अच्छा, उस दिन की है, लोकसभा की नहीं है। तो वैसे आपने 5 सांसदों की फोटो लगा रखी है कि कहीं? हाथ तो दिख नहीं रही है। अरे भाई, जो फोटो खिंचवाना, यह भी कोई बात है? अरे तो एक मैसेज तो जाता है जेपी साहब। मैसेज हम सब एक। अब अगर यहाँ पे जेपी साहब के इस कमरे में कुमारी शैलजा जी की फोटो लगी हो, तो फिर लोग आके देखेंगे ना, कहेंगे वाह यार फोटो लगी है। यही तो ड्रामा तुम करते हो। हम ड्रामा करते हैं, मतलब इतनी देर से हम आपसे बात कर रहे हैं, सारे मुद्दों पे आप आराम से जवाब दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हो हम ड्रामा करते हैं। तुम ड्रामा करते हो। दिशा की मीटिंग थी आज से 3 महीने पहले, शैलजा जी चेयरमैन है दिशा की, जींद की, और हम को चेयरमैन में ब्रह्मचारी जी, हम इकट्ठे दिखाई देते हैं। जी आप लोग ना देखो हम कहाँ। अरे यार, आप मेरा बात नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रही हूँ चलिए हमारे ड्रामा है, मीडिया का ड्रामा है, मीडिया का ड्रामा है, आपकी नजर में मीडिया का ड्रामा है, ठीक है, मीडिया का ड्रामा बंद हो जाएगा, यहाँ पे जेपी साहब कुमारी शैलजा की फोटो भी लगाने। अब हम वहाँ इकट्ठे बैठते हैं। नहीं, बैठिए ना, मैं ये बैठ नहीं दे, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ। बैठ नहीं रहे हम ये कह रहे हैं, हम इकट्ठा मीटिंग करते हैं, तीनों MP, 3 ही मेंबर हैं उसके। जो आप उसमें कहोगे वरुण मौलाना नहीं यार, वो ना, मैं उसमें नहीं कहूँगी, मैं ये कह रही हूँ कि जनरल परसेप्शन, अगर ये परसेप्शन है कि 4 अलग हैं सांसद और कुमारी शैलजा अलग है, आप देखो, तो अगर आप लोग क्या कहते हैं उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। नहीं, इस परसेप्शन को खत्म करने के लिए अगर 5 की फोटो यहाँ पे लगी तो लोग तो अपने आप चुप हो जाएंगे। खत्म करने से, ना करने से कुछ नहीं बनता। हम इस परसेप्शन को आपके लोगों के किसी के कहने से नहीं, तो समय समय पर जो फंक्शन होता है, पता नहीं 3 की भी फोटो हो, इसी परसेप्शन से तो डेंट पड़ रहा है ना जेपी साहब। ये पीछे देखो, नहीं मैं कह रही हूँ इसी परसेप्शन से तो डेंट पड़ रहा है, इसी परसेप्शन से आपको डेंट पड़ रहा है कि नहीं? मैं देखूंगी। ये तो आपको किसी ने गिफ्ट दिया ना, आपका पोर्ट्रेट बना के। मैं यही कह रहा, देखो कांग्रेस पार्टी में मतभेद नहीं है, सैद्धांतिक तौर से शैलजा जी, हम लोग, दूसरे नेता, हम एक हैं पार्टी लाइन पे, ठीक है। बीजेपी में मतभेद, आप लोगों में कुछ नहीं है ना, हमारे बिल्कुल, मतलब 5 सांसद एक मुट्ठी हैं। हाँ, पार्टी इशू के ऊपर हम सब इकट्ठे हैं, हमारे विचारों का कोई मतभेद नहीं है। मैंने बताया तो है, हम हर तीसरे महीने
इकट्ठे दिशा की मीटिंग में मिलते हैं। फिर लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन शायद इन चारों एमपी से तो मिलके चाय कॉफी पीते हैं जेपी साहब। नहीं भाई, मैंने तो देखो किसी से बैठ के पी लेते। मैं तो अभी इनसे मिलके आया हूँ, दूसरी पार्टी के लोगों से। अरे भाई, सामाजिक समारोह में, सामाजिक फंक्शन में आपस में आते जाते हैं, ये कोई इशू नहीं। तो शैलजा जी से भी ऐसा कुछ नहीं है। तो हम एक बात सब एक बताइए, जो बार बार आईएनएलडी आप लोगों को कहती है कि आप भाई बीजेपी की बी टीम है, और हुड्डा साहब का रिमोट जो है ना वो बीजेपी के पास है। ईडी का डर दिखाते हैं, हुड्डा साहब बस चुप बैठ जाते हैं। फिर कुछ डराते धमकाते हैं, हुड्डा साहब को ऐसा जेल जाने का डर सता रहा है। ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि बार बार आरोप लगते हैं। मैं बताता हूँ, इसको क्लियर कर दूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो केस बने हुए हैं, मेरे हिसाब से वैसे तो अंडर सब जुडिस मैटर है, इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी डायरेक्ट नाम से हुड्डा साहब का कोई भी, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई एफआईआर कोई है नहीं, ठीक है। और वो पार्टी, वो लोग कहें जो ऑलरेडी सजा खा चुके हैं, जिनके ऑलरेडी आय से अधिक संपत्ति के केस चल रहे हैं। मैंने तो आज तक कभी, या हमारी पार्टी के किसी नेता ने बयान नहीं दिया कि भाई जो उस परिवार के ऊपर, चौटाला परिवार पर शायद आय से अधिक संपत्ति के केस है, अभी तो पेंडिंग है ना, हमने तो कभी नहीं किया। क्या होगा? क्योंकि जो मामला माननीय अदालत के विचाराधीन हो, उस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनको, वो तो ये आरोप लगाते हैं चौटाला साहब को जेल भेजने वाले आप लोग हैं, षड्यंत्र रच के चौटाला साहब को जेल भेज दिया। अरे भाई, ना तो हमारी सरकार थी जब ये कांड हुआ, ना केंद्र में हमारी सरकार थी, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, हमारा उसमें क्या लेना देना? हुड्डा साहब का है हमारा। तो आपको क्यों बार बार बोलते हैं कि भाई चौटाला साहब को फंसाने वाली कांग्रेस, इसलिए इनको जेल भेजने वाली कांग्रेस, सारी गलती कांग्रेस? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बीजेपी को सहारा दे रहे, बीजेपी के सहारे से बोलते, सारे पे। जैसे वो कहते हैं ना, हमारे देश वोट काटू पार्टी, तो वोट काटू लोग हैं। तो आईएनएलडी जेजेपी दोनों वोट काटू हैं, और उन्होंने जीतने की कैपेसिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुनाव क्यों लड़े, चुनाव हर पार्टी ने, हर व्यक्ति लड़ता है, लड़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर वो जीतता दिखे तभी तो लड़े ना, या उतने उम्मीदवार खड़े करो जो जीतने की कैपेसिटी में हो। कोई 2000 वोट ले ले, कोई 1000 ले ले, कोई 5000 ले ले, तो फिर तो वोट काटू है ना। आप ये वोट काट रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी वोट काटू है क्या? आम आदमी पार्टी के बारे में हम कभी चर्चा करते ही नहीं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपको क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ चर्चा ही नहीं करते। करिए, मैंने चर्चा, या आपने? मैं तो पूछ रही हूँ ना आपसे। नहीं, वो अपने हिसाब की पार्टी। तो उसके साथ अगर गठबंधन कर लेते हरियाणा में आप लोग, ना कुछ नहीं, तो आपको लगता है सरकार बन सकती थी? अरे सरकार तो हमारी थी, वोट चोरी से गई है, वोट चोरी से सरकार। तो शायद चोरी का इफेक्ट कम हो जाता। ना कहाँ और कर लेते फिर चोरी। जब चोर लग गए घर में बढ़ के, पाड़ ला लिया, फिर सामान कहाँ छोड़ देंगे? ले गए सारा हमारा सामान, ले गए। अब 29 की क्या तैयारी है? सरकार बना पाएंगे कि फिर चोरी करी है तो फिर डकैती कर लेंगे आप लोग? तो ऐसे कैसे ही रह जाएंगे फिर? सरकार तो बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, और लोग ये समझ गए हैं कि जो ये खड़े होते हैं लोग दूसरी पार्टियों के, उनका ध्येय क्या है, मकसद क्या है, जनता सब जानती है। अब लोग समझ गए। बीजेपी हरियाणा में बुरी तरीके से फेल हो गई है। बीजेपी का मतदाता भी आज इनसे मुंह मोड़ चुका है। आप देखिए, कभी धर्म के नाम से डंडा, कभी जात के नाम से डंडा, कभी क्षेत्रवाद के नाम से डंडा बज रहे आपस में, डंडा हो रहे हैं। तो क्या आपने कभी एक बात देखी कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बता रहे हैं कि हमने कितने रोजगार दे दिया, कितने लोगों को देंगे? बजट में जो केंद्र का बजट आया, तो हमारे नेता राहुल जी बोल रहे थे, तो उन्होंने यही तो कहा था, भाई रोजगार क्या, जो 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात कही थी, 15-15 लाख रुपए आप लोगों के खाते में तो किसी का आ गया तो पता नहीं, हरियाणा में तो किसी का आया नहीं। हमारे कोई एक्स्ट्रा थोड़ी देके जाएंगे, मैं हो सके दे दियो, दिल्ली आ रहा है, ना कुछ नहीं, तो कुछ नहीं दिया। तो ऐसे ही प्रदेश में लाडली योजना के तहत जो बात थी, वो सारा
नरेगा का प्रारूप ही बदल दिया सारा, जो कांग्रेस का था असली गरीब आदमी को काम। और उसमें देखो एक बात बताऊं, जो कांग्रेस के टाइम में यूपीए सरकार में मनरेगा का स्वरूप तैयार किया था, उसमें ना जाति थी ना धर्म था, कोई भी आदमी उसमें पंजीकृत कर सकता था किसी जाति का। तो इन्होंने हर जगह डंडे बजवा दिए। तो इसलिए मैडम मैं यही एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को, हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को, हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर को, कि हालत आप लोगों ने देख ली है। केंद्र का जो बजट आया महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के ऊपर, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को ना बोलने दिया जाए, तो चलो नेता प्रतिपक्ष ना बोलने दिया तो कहीं न कहीं गड़बड़ थी ना सरकार में। तो 29 में सरकार बनेगी पक्की। तो ये चोरी चकारी का फिर कुछ इलाज करेंगे सब कैसे? इलाज हो गया, चोरों का इलाज हो जाएगा, कर दिया लोगों ने। एक बार होती है चोरी, फिर लोग अपने मजबूत दीवार कर लेते हैं। तो आप भी मतलब दीवारें पूरी मजबूत करके पूरी सारे कांग्रेस के 5 सांसद एक साथ, 5 नहीं उस वक्त तो 10 होंगे। अच्छा उस वक्त 10 हो जाएंगे? विश्वास है अगले लोकसभा चुनाव में हरियाणा से 10 सांसद जाएंगे? तो इतना बड़ा राजनीतिक जब करियर हो जाता है तो एक शख्स के जहन में ऐसा भी आता है कि भाई मैं भी कभी मुख्यमंत्री बनूं। आपके जहन में कभी ऐसा है? नहीं आता। नहीं आता। और ये किसी का आना भी नहीं चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। देखो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जिसकी जो किस्मत में उसको मिलेगा, कहने से मैडम कुछ नहीं बनता। जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में तो लड़ाई सारी चीफ मिनिस्ट्री की है, रणदीप सुरजेवाला जी को चाहिए। ये तो बेकार बात करते हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये बीजेपी के लोग सारा दिन इस काम पर लगे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ना कुछ नहीं। तो सरकार डेफिनेटली आप कह रहे हैं 29 में बनाएंगे ही बनाएंगे, पक्की। तो सीएम फेस कौन होगा? आज ही फैसला कर दे, आने दो समय। अच्छा तब सीएम जो लोगों को स्वीकार्य होगा। हमारी पार्टी में तो बड़ा प्रजातंत्र है, तो प्रजातांत्रिक तरीके से फैसला करते। हमारे नेता राहुल गांधी जी बीजेपी के नेताओं की तरह तो नहीं है, तानाशाह नहीं है। अच्छा हरियाणा में जेपी साहब बॉस कौन है आपका? हरियाणा के कौन से नेता को समझते हैं कि भाई ये बॉस हैं? बॉस के हमारे नेता तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। देखो मैडम, कभी भी मैं चोरी से कोई बात नहीं करता। ये हर चीज किस्मत से मिलती है, मांगने से कुछ नहीं मिलती। मेरे पिताजी साधारण किसान थे, तो लोगों ने मुझे 89 में एमपी बना दिया। और हराया किसको? वीरेंद्र सिंह। तो क्या पता लगता है लोगों तो उन्हीं वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह, शायद कोर्ट में ही मामला चल रहा है, एंट्री हो जाएगी विधानसभा में, रिकाउंटिंग हुई तो। मैं ये कह रहा कि देखो मामला सब जुडिस है, वही कह रही हूँ, शायद हो जाएगी अगर रिकाउंटिंग हुई या कोर्ट का फैसला क्या आता है। तो इस पे तो आप चर्चा नहीं कर सकते। आपको ताकत मिलेगी, आप इस पे चर्चा नहीं कर सकते। जो अगर ऐसा हुआ, हाइपोथेटिकल आदमी क्या होगा क्या नहीं, कोर्ट की बात पे मैंने हुड्डा साहब वाला मामले में एकदम हुड्डा साहब वाली एकदम बात कर रहे हैं। ये हुड्डा साहब ने ट्रेनिंग दी है, कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं, उस पर बात नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। ट्रेनिंग तो देते, उनसे सीखते तो है ही, हमारे आदर्श तो है ही। हाँ, तो राव नरेंद्र सिंह जी नए अध्यक्ष बने, उनसे भी कुछ सीखना है आपके? नहीं, हमारे साथी है वो, हमारे साथी। देखो ना, नरेंद्र सिंह हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। हुड्डा साहब के तजुर्बा ज्यादा है, मेरे से भी ज्यादा है। लेकिन मोदी जी ने अभी कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, तो पूरे देश में ऐसा हो गया कि भाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा बॉस है, अगर मैं और जेपी साहब कह रहे हैं मेरे बॉस हुड्डा साहब हैं, और नरेंद्र जी तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, हरियाणा के अध्यक्ष है। देखो मैं बताता हूँ बात, मोदी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा। अब मोदी जी की चर्चा अगर करो तो फिर आपको गुस्सा लगेगा कि आप ये देखिए कि मोदी साहब महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण का जवाब देना था विपक्ष को, ना तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया, ना खुद आए सदन में। तो उनकी चर्चा क्यों कर रहे हो? उनको जनता देख रही है क्या है। नहीं, मैं तो बता रही हूँ, वो कह रहे हैं संगठन सबसे सर्वोपरि होता है। हम उनके चक्कर में मैं पढ़ता नहीं पढ़ते। वो तो भारत, लेकिन राव नरेंद्र जी जो पार्टी को पार्टी प्रेसिडेंट है,
अच्छा, मतलब कमान बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं। तो चला तो रखिए पार्टी, क्योंकि बार-बार मैंने भी 2-3 बार उनसे इंटरव्यू किया और कह रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं है, आप मैं खुद ही मानिए, कह रहा हूँ कि और हम सब नेता एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं और पार्टी को मजबूत करें। करते हैं सारे बैठ के बात। आप नहीं मान रही मेरी बात, मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आप ये परसेप्शन क्लियर करिए लोगों के दिमाग से, कि हरियाणा के लोगों के दिमाग से निकल जाए कि हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा की लड़ाई है। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सब एक। अच्छा, हुड्डा साहब के और दीपेंद्र जी के घर पे एक लंच हुआ, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे और एक बहुत बड़ा मैसेजिंग उससे गया कि भाई हुड्डा साहब के यहाँ पहुंचे हैं, तो बड़ा मैसेज राहुल गांधी ने दिया है। आप भी वहां पे थे उस वक्त? क्या कुछ खास बात हुई आपकी, हो पाई? ना, ये सामाजिक वो तो क्या है, हर साल लोहड़ी या संक्रांत वो देते हैं। मुख्य रूप से तो उसमें होते हैं पत्रकार और कुछ पार्टियों के नेता। तो उसमें कोई मैसेज देने वाली बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी का आना इस बार तो बिल्कुल ही अलग और देखो, हमारे नेता हमारे परिवार के मुखिया हैं, कांग्रेस परिवार के। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, तो और प्रियंका जी आदरणीय हैं, वो आगे तो यार अच्छी बात है, परिवार सारा इकट्ठा है, हमारा कांग्रेस परिवार एकदम साथ में ही। तो कोई ऐसा मतलब, क्योंकि लोग निकाल रहे हैं मैसेज कि भाई इसका क्या मतलब निकलता है, इसका क्या मायने हैं? सारा दिन मतलब नहीं निकालना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा लोगों से, हर चीज का मायना भी नहीं निकालना चाहिए। इसीलिए लोगों को कई बार परेशानी आ जाती है, कई हाई बीपी और ये भी टेंशन। जरूरत नहीं होती। ये तो मान लो, देखो जब हर साल वो खाना देते हैं, कई बार जैसे हम भी नहीं जा पाते, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम हुड्डा साहब के खाने पे नहीं गए। अब जैसे कुमारी शैलजा नहीं आई तो लोग कह रहे हैं भाई टसल है इसलिए नहीं आई कुमारी शैलजा। ना, ये कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, कोई ऐसा ही है कि वो तो होता नहीं। कोई तो मतलब इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। कांग्रेस टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कांग्रेस एक है, चट्टान की तरह मजबूत है। कांग्रेस की मजबूती से ही केंद्र सरकार अच्छा, एक बात वैसे है बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे क्योंकि मैं हाल फिलहाल में बहुत सारे कांग्रेस नेताओं का भी इंटरव्यू मैंने किया। पहले तो सारे बड़े मुखर होकर तमाम चीजें बोल देते थे, कैप्टन अजय यादव भी ना जाने कितनी ही गिले शिकवे कैमरे के सामने बोल देते थे। लेकिन ये जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह जी, ये कह रहे हैं भाई साफ तौर पे एक अनुशासन को लेकर कमेटी बनाई गई, नेताओं को ये कह दिया गया है कि भाई कुछ भी हो आप पार्टी के भीतर बात कीजिए, इस बंद कमरे में बात कीजिए, मीडिया के सामने जाके नहीं बोलना चाहिए और उससे पार्टी को नुकसान है जो बर्दाश्त नहीं होगा। राहुल गांधी ने भी बहुत स्ट्रिक्टली कहा। ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी नेता हो, कैमरा में अपनी बात वो कहो जो पार्टी लाइन में हो, और पार्टी की जहां तक बात हो, पार्टी प्लेटफॉर्म पे हर किसी ने करनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है, बुरी बात है। तो इसीलिए आपने भी बिल्कुल टू द पॉइंट पार्टी लाइन की सारी बातें की हैं। पार्टी की इंटरनल जो भी होगी वो अंदर ही करेंगे। पार्टी में को अभी मतभेद है नहीं, होते तो मैं तो वो भी बता देता। है नहीं है ना। अच्छा है नहीं हो तो कम से कम नहीं है। बीजेपी में गुटबाजी, उनका चरित्र का भी पता लग गया, उनका क्या एम्स क्या है, ध्येय क्या है दोनों पार्टियों का। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं बस ये जो जूत बज रहे हैं आपस में अच्छे से बज जाए एक बार। और बजेंगे अभी तो, अभी तो अमेरिकन डील इनको साफ कर देगी। अच्छा, क्योंकि विपक्ष में है, अब ना केंद्र में है ना प्रदेश में है, तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने आपको चुन के भेजा है, उन लोगों के लिए कुछ काम वाम करवा पा रहे हैं या फिर बस कोशिश कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही? नहीं, सरकार देखो कई चीजें ऐसी हैं जो डेवलपमेंट के काम सरकार ने सुनने पड़ेंगे। जो हमारी बात है, हम पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है, लोकसभा और विधानसभा, जैसे आज ही हमारे को ब्रिज के को रेल चलाने की बात थी, वो हम पार्टी के माध्यम से या हमारे जो कह लो कि लोकसभा में जो बात अपनी हम रखते हैं, हम क्वेश्चन लगाते हैं, सरकार से प्रश्न पूछते हैं, सरकार के मंत्री, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। नहीं, अंदर तो सब मिल बांट के खाते हैं। नहीं, खाते नहीं है, हम मिल बांट के काम करते हैं। नहीं, काम नहीं होता है, देखिए मिल बांट के काम तो नहीं होता ना। आप तो आरोप प्रत्यारोप ही करते हैं। ना ऐसा नहीं है कि हम जब अपने प्रश्न पूछते हैं, मंत्री लोग जवाब देते हैं उनके, अगर हम संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं फिर वो हमें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी साहब से मुलाकात हुई आपके सीएम बनने के बाद? हाँ हुई, कई बार हो जाती। तो मतलब
कैसे उनका बिहेवियर रहता है? आप कुछ हरियाणा के हिसार के इसी कामों के बात लिए कुछ करो तो हम बोलते हैं? भी नायब सैनिक हम इकट्ठे एमएलए भी तो रहे। हाँ, नहीं, वो तो रहे, अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने बोला। हम मिले थे नवीन जिंदल की शादी में। अच्छा, वैसे कभी समाज देखो, सामाजिक सामाजिक संबंध हमारे ठीक है, हुँ। पार्टी लाइन अलग-अलग है। नहीं, तो मैं सामाजिक नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे और काम के लिए पूछ रही हूँ। पॉलिटिकल तो फिर अलग-अलग होते हैं। पॉलिटिकल हम कैसे एक हो सकते नहीं, नहीं, हैं? एक नहीं होना है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी के कामों के लिए आप कभी सीएम साहब से माँगते हैं समय कि भई थोड़ा-सा मेरे लोकसभा के लोगों का हम ये काम पार्लियामेंट है? में बोलते हैं, हुँ। हमारे एमएलए बोलते हैं। एमएलए असेंबली तो में बोलते हैं, बट आप असेंबली सीएम में से, प्रदेश के हमारे सीएम से आप मिलो तो एक दबाव नहीं पड़ता है ना? नहीं, वैसे ही अगर कोई बात हो हम जनहित की इश्यूज के ऊपर हम हुँ, बात करते हैं, क्या बात है इसमें? वही तो पूछ रही हूँ, करते हैं मतलब? अब हमने करी थी ना बात, सीएम साहब नहीं माने तो हम क्या करा? हुँ, बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी हिसार हुँ, पार्लियामेंट में, हुँ, तो मैं वो रिप्लाई है मिनिस्टर की, हुँ, अब ले आने कभी दोबारा फिर आओगे मैं दिखाऊंगा आपको। हुँ। तो ऐसा नहीं, सरकार तो भारतवर्ष की सरकार है, वो क्योंकि मैंने जनता की वरुण ना। बुलाना जी से भी पूछा था। हाँ। वो कह रहे हैं हमें बुलाते ही नहीं सीएम साहब। आप बोलिए कि भई हमें भी बुलाएँ तो हम भी जाकर उन्हें बताएँ कि हमारी ये नहीं, हमें समस्याएँ हैं। बुलाएंगे तो जाएंगे। अच्छा। लेकिन क्या हुआ, अब जैसे कल दिशा की मीटिंग थी, मैं उसका हुँ, मेंबर हूँ। हुँ, अब इधर से लोकसभा चल रही थी, हुँ, तो मैं कहूंगा सीएम साहब ने, भाई ये दिशा की मीटिंग है, ऐसी मीटिंग है, ड्यूरिंग सेशन नहीं नहीं बुलानी होनी चाहिए। चाहिए। हुँ, क्योंकि व्हिप जारी हो जाते हैं, पार्टियों को हो जाते हैं, हुँ, पार्टी के अपने अपने प्रोग्राम होते हैं। हुँ। तो इसीलिए तमाम चीज़ें समय पे होनी चाहिए हाँ, और हमें भी इस चर्चा को करते हुए लंबा समय हो गया, इसलिए विराम यहीं पे देंगे। बहुत ही बेबाकी से और नपे-तुले शब्दों में आपने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होके, वाक़ई में एकजुट होके नहीं अच्छे से लड़े, एक-दूसरे से है ही नहीं, एकजुट लोगों के कांग्रेस। लिए। कांग्रेस है ही एकजुट। हुँ, जब चुनाव आता है मिलके सारे लड़ते हैं। हुँ, बाकी हर चीज देखो, प्रजातंत्र में किसी के कहने से, मेरे कहने से, किशोर के कहने से कुछ नहीं, जनता सब जानती है। हुँ, जनता हमारा एक आईना होता है बस। आईना है और उस आईने को तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ दिखती साफ हैं। दिखती बहुत है। शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो जेपी साहब को आपने सुना, पूरे तमाम जितने भी सवाल उनसे पूछे, बेबाकी से जवाब दिए और बता दिया कि भई हरियाणा में जितनी भी परेशानियाँ चल रही हैं, सरकार उसको एड्रेस करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सरकार को 0/0 नंबर दे रहे हैं और कह रहे हैं सरकार पूरे तरीके से विफल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल चीज़ें हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, उसको लेके कह रहे हैं कि कोई इंटरनल इश्यू है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी एक है, हम संगठित हैं और एक साथ एक-दूसरे के लिए हमेशा हैं। 29 में सरकार बना के ही रहेंगे क्योंकि लोगों को अब विश्वास हो गया है। क्या वाक़ई आपको लगता है? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और फिलहाल टू द पॉइंट के इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।